जी नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा रश्मि और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान वाहिनी पर। मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों की श्रृंखला में आज हम लेकर के आए हैं उनकी अगली कहानी शतरंज के खिलाड़ी। तो आइए सुनते हैं कहानी शतरंज के खिलाड़ी। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, गरीब अमीर सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पीनक ही में मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता ही व्याप्त हो रही थी। राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कला बत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे, इत्र, मिस्सी और उबटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बदी जा रही है, कहीं चौसर बिछी हुई है, पौ 12 का शोर मचा हुआ है और कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को जो पैसे मिलते तो वे रोटियां न लेकर अफीम खाते या मदक पीते। शतरंज, ताश, गंजीफा आदि खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मामलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थी और इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है। इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को अब क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थी। जीविका की कोई चिंता न थी कि घर में बैठे चखौतियां करते थे। आखिर और करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मुहरे सज जाते और लड़ाई के दांव पेच होने लगते। फिर खबर न होती कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर और कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस्तरखान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश हो कि कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते जाते थे। मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थीं। मगर यह बात न थी मिर्जा के घर के और लोग उनसे इस व्यवहार से खुश हों। घर वालों का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है, खुदा न करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का। बहुत बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्जा की बेगम साहिबा को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोती रहती थी तब तक बाजी बिछ जाती थी और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्जा जी घर में आते थे। हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा जरूर उतारती रहती थी। क्या पान मांगे हैं, कह दो आकर के ले जाएं। खाने की फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाएं और चाहे कुत्ते को खिलाएं। पर रूबरू वह भी कुछ न कह सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल न था जितना कि मीर साहब से। उन्होंने उनका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब ही के सिर थोप जो देते थे। एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडी से जाकर कहा, जाकर मिर्जा साहब को बुला लो, किसी हकीम के यहाँ से दवा लाएं। दौड़, जल्दी कर। लौंडी गई तो मिर्जा जी ने कहा, चल अभी आते हैं। इधर बेगम साहब का मिजाज गर्म था। इतनी ताब कहाँ कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लौंडी से कहा, जाकर कह अभी चलिए, नहीं तो वह आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। 2 ही किस्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। झुंझलाकर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता? मीर ने कहा, अरे जाकर सुन ही आइए ना, औरतें बड़ी नाजुक मिजाज होती ही हैं। मिर्जा जी ने कहा, जी हाँ, चला क्यों न जाऊं, 2 किस्तों में आपकी मात जो होती है।
मीर ने कहा, जनाब इस भरोसे न रहिएगा, वह चाल सोची है कि आपके मुहरे धरे रहें और मौत भी हो जाए। पर जाइए, सुनाइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाइएगा। मिर्जा ने कहा, इसी बात पर मात करके जाऊंगा। मीर ने कहा, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुनाइए। मिर्जा ने कहा, अरे यार, जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है बस। मीर ने कहा, कुछ भी हो, उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। मिर्जा ने कहा, अच्छा एक चाल और चल लूं। मीर ने कहा, हरगिज नहीं, जब तक आप सुन ना आएंगे मैं मुहरे में हाथ नहीं लगाऊंगा। मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहबा ने त्योरियां बदलकर लेकिन कराहते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। नौज, कोई तुम जैसा आदमी हो। मिर्जा ने कहा, क्या कहूँ, मीर साहबा मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से पीछे छुड़ाकर आया हूँ। बेगम ने कहा, क्या, जैसे वह खुद निकट्ठू हैं वैसे ही सबको समझते हैं। अरे उनके भी तो बाल बच्चे हैं, ये सबका सफाया कर डाला। मिर्जा ने कहा, बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है। बेगम ने कहा, तो दुत्कार क्यों नहीं देते। मिर्जा ने कहा, बराबर के आदमी हैं, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। बेगम ने कहा, तो मैं ही दुत्कार देती हूँ, नाराज हो जाएंगे तो हो जाएं, कौन किसी की रोटियां चला देता है। रानी रूठेंगी तो अपना सुहाग लेंगी। हरिया, जा बाहर से शतरंज उठा ला, मीर साहब से कहना मियाँ अब न खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाइए। मिर्जा ने कहा, हाँ हाँ, कहीं ऐसा गजब भी न करना, जलील करना चाहती हो क्या। ठहर हरिया, कहाँ जाती है। बेगम ने कहा, जाने क्यों नहीं देते, मेरा ही खून पिए जो उसे रोके। अच्छा, उसे रोका, मुझे रोको तो जानू। ये कहकर बेगम साहबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया, बीवी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम है, मेरी ही मैयत देखे जो उधर जाए। लेकिन बेगम ने एक न मानी। दीवान खाने तक द्वार तक गईं, पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बंद से गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2-1 मुहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी। मुहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर, और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मुहरे बाहर फेंके जाते देखे, चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाजा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहबा बिगड़ गई, इसलिए चुपके से घर की राह ली। मिर्जा ने कहा, तुमने बहुत गजब किया। बेगम ने कहा, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी, इतनी लोग खुदा से लगाते तो वली हो जाते। आप तो शतरंज खेले और मैं यहाँ चूल्हे चक्की की फिक्र में सिर खपाऊं। जाते हो हकीम साहब के यहाँ या अब भी तामुल्ल है। मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंचे और सारा वृतांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मुहरे बाहर आते देखे तभी ताड़ गया, फौरन भागा, बड़ी गुस्सेवर मालूम होती हैं, मगर आपने उन्हें यूं सिर क्यों चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं, घर का इंतजाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार। मिर्जा ने कहा, खैर ये तो बताइए अब कहाँ जमा होगा। मीर ने कहा, इसका क्या गम है, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं जमे। मिर्जा ने कहा, लेकिन बेगम साहबा को कैसे मनाऊंगा, घर पर बैठा रहता था तब तो वह इतना बिगड़ती थी, यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा न छोड़ेंगी। मीर ने कहा, अजी बकने भी दीजिए, 2-4 रोज में आप ठीक हो जाएंगी। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना न करती थी, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो बेगम साहबा को बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई, दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती। उधर नौकरों में भी कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियां मारा करते थे, घर में कोई आए कोई जाए उनसे कुछ मतलब न था।
अब आठों पहर की धौंस हो गई। पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। वे बेगम साहबा से जा जाकर कहते, हुजूर, मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। यह भी कोई खेल कि सुबह को बैठे तो शाम कर दी। अरे घड़ी आध घड़ी दिल बहलाव के लिए खेल खेलना बहुत है। खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम हैं, जो हुक्म होगा बजा ही लाएंगे। मगर यह खेल बड़ा मनहूस है, इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं। घर पर कोई न कोई आफत जरूर आती है। यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होते देखे गए हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा रहती है। हुजूर का नमक खाते हैं, अपने आका की बुराई सुन सुनकर बड़ा रंज होता है, मगर क्या करें। इस पर बेगम साहबा कहती हैं, मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती, पर वह किसी तरह सुनते ही नहीं, क्या किया जाए। मोहल्ले में जो भी दो चार पुराने जमाने के लोग थे, आपस में भांति भांति की अमंगल कल्पनाएं करने लगे कि अब खैरियत नहीं। जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है। यह बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी, आसार बड़े बुरे हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी, कोई फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खिंची आती थी और वह वेश्याओं में, भांडों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था। कमली दिन दिन भीग कर भारी होती जाती थी। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी वसूल न हो पाता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे, किसी के कानों पर जूं तक न रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित्य नई व्यूह रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते झड़ हो जाती, तू मैं तक की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती। मिर्जा जी रूठकर अपने घर चले जाते और मीर साहब अपने घर में जा बैठते, पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता था। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए कि ये क्या बला सिर पर आ गई, यह तलबी किस लिए हुई है। खैर, अब तो खैरियत नजर ही नहीं आती। डर के मारे घर के दरवाजे बंद कर लिए और नौकरों से बोले कि कह दो घर में नहीं है। सवार ने कहा, घर में नहीं तो कहाँ है। नौकर ने कहा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन क्या काम है। सवार ने कहा, काम तुझे क्या बताऊंगा, हुजूर में तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार है कि दिल लगी, मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर ने कहा, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार ने कहा, कहने की बात नहीं है, मैं कल खुद आऊँगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया और मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा। मिर्जा ने कहा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी तलबी भी ना हो। मीर ने कहा, कमबख्त कल फिर आने को कह गया है। मिर्जा ने कहा, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। मीर ने कहा, बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिलो ही नहीं, कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहां किसे खबर होगी, हजरत आप आकर लौट जाएंगे। मिर्जा ने कहा, वल्लाह वल्लाह, आपको भी खूब सूझी, इसके सिवाय और कोई तदबीर भी नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब धता बताया। उसने जवाब दिया, ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ, इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली, अब भूल कर भी घर पर न रहेंगे। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डिब्बे में गिलौरियां भरे गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसफउद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भर कर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी। किश्त, शह आदि दो एक शब्दों के सिवा उनके मुंह से और कोई वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा। लेकिन जब दोपहर को भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दुकान पर जाकर खाना खाते
और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आती थी। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इनकी जरा भी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर। डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए तो बेकार में ही पकड़े जाएंगे। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमजोर थी। मीर साहब उन्हें किश्त पर किश्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वह गौरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा ने कहा, आने दीजिए, किश्त बचाइए, यह किश्त। मीर ने कहा, जरा देखना चाहिए, यहीं आड़ में खड़े हो जाएं। मिर्जा ने कहा, देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, फिर किश्त। मीर ने कहा, तोप खाना भी है, कोई 5000 आदमी होंगे, कैसे कैसे जवान हैं, लाल बंदरों के से मुंह, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्जा ने कहा, जनाब हीले न कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, ये किस्त रही। मीर ने कहा, आप भी अजीब आदमी हैं, यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किस्त की सूझी है। कुछ इसकी खबर भी है कि शहर गिर गया तो घर कैसे चलेंगे। मिर्जा ने कहा, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा, यह किस्त बस आप अब की शह में मात है। फौज निकल गई। लगभग 10 बजे का समय था और फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा ने कहा, आज खाने की कैसे ठहरेगी। मीर ने कहा, अजी आज तो रोजा है, क्या आपको ज्यादा भूख मालूम होती है। मिर्जा ने कहा, जी नहीं, शहर में ना जाने क्या हो रहा है। मीर ने कहा, शहर में कुछ ना हो रहा होगा, लोग खाना खा खा कर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्जा जी की बाजी कमजोर थी। 4 का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में ना कोई हलचल थी, ना मारकाट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। यह वह अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं। यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधःपतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर ने कहा, होगा, ये लीजिए शह। मिर्जा ने कहा, जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर ने कहा, रोया ही चाहे, यह ऐश वहां कहाँ नसीब होगा। यह रही किस्त। मिर्जा ने कहा, किसी के दिन बराबर नहीं जाते, कितनी दर्दनाक हालत है। मीर ने कहा, हाँ सो तो है ही, या लो फिर किस्त, बस अब की किस्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्जा ने कहा, खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं, इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब वाजिद अली शाह। मीर ने कहा, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा। यह किस्त और यह मात, लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अबाबिलें आकर अपने अपने घोंसलों में चिमटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो 2 खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा न था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढब आ पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र होती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजले गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्जा जी सुन सुनकर झुंझलाते और हार की झेप को मिटाने के लिए उनकी दाद भी देते थे।
पर ज्यों ज्यों बाजी कमजोर पड़ती थी उनका धैर्य हाथ से निकला जाता था। यहाँ तक कि वह बात बात पर झुंझलाने लगे। जनाब, आप चाल बदला ना कीजिए। ये क्या कि एक चाल चले और फिर उसे बदल दिया? जो कुछ चलना हो एक बार चल दीजिए। या आप मोहरे हाथ में क्यों रखते हैं? मोहरों को छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल न सूझे मोहरा छुइए ही नहीं। आप एक एक चाल आध घंटे में चलते हैं, इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज्यादा लगे उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मोहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पिटता था। बोले, मैंने चाल चली ही कब थी? मिर्जा ने कहा, आप चाल चल चुके हैं, मोहरा वहीं रख दीजिए, उसी घर में। मीर ने कहा, उस घर में क्यों रखूं? मैंने हाथ से मोहरा छोड़ा ही कब था? मिर्जा ने कहा, मोहरा आप क़यामत तक न छोड़े तो क्या चाल चली ही ना होगी? फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर ने कहा, धांधली तो आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्जा ने कहा, तो इस बाजी में तो आपकी मात हो गई। मीर ने कहा, मुझे क्यों मात होने लगी? मिर्जा ने कहा, तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहां पहले रखा था। मीर ने कहा, वहां क्यों रखूं? नहीं रखता। मिर्जा ने कहा, क्यों ना रखिएगा, आपको रखना होगा। और इसी तरह दोनों में तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे, न यह दबता था न वह। अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्जा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब इसके कायदे जानते। वे तो हमेशा घास छीला करते, आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत और ही चीज है, जागीर मिल जाने से ही कोई रईस नहीं हो जाता। मीर ने कहा, क्या घास आपके अब्बा जान छीलते होंगे? यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। मिर्जा ने कहा, अजी जाइए भी, गाजिउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई और आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं है। मीर ने कहा, क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह में कालिख लगाते हो? वे ही बावर्ची का काम करते होंगे। यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाते चले आए हैं। मिर्जा ने कहा, अरे चल चरकटे, बहुत बढ़ चढ़ बातें मत कर। मीर ने कहा, जबान संभालिए वरना बहुत बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आंख दिखाई कि उसकी आंखें निकाली हैं। है हौसला? मिर्जा ने कहा, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज 2-2 हाथ हो जाएं, इधर या उधर। मीर ने कहा, तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन? और इतना कहकर दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार, पेश कब्ज, कटार वगैरह बांधते ही थे। दोनों विलासी थे पर कायर न थे। उनमें राजनीतिक भावों का अधा पतन हो गया था। बादशाह के लिए, बादशाहत के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल धूसरित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी। तो इस प्रकार ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। ऐसी ही बेहतरीन कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे कि आपको आने वाली कहानियाँ समय पर मिल सकें। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।